हेलो एवरीवन, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल SSTV सुनील में स्वागत करता हूं और सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आप देख रहे हो, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेवलपमेंट, विकास। किसका? देश का। लेकिन देश का विकास किस चीज़ पर डिपेंड करता है? क्या केवल पैसे पर ही, या सिर्फ स्वास्थ्य पर ही? ओके। क्या इन सब चीज़ों पर ही मतलब कि ये जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, ये डिपेंड करता है कि अगर मेरे पास बहुत सारा रुपया हो जाए, मेरे पास बहुत पैसा हो जाए, तो क्या माना जाएगा कि मैं बहुत ही धनवान हूँ? धनवान हूँ, ये सोचेगा धनवान, केवल आप धनवान हो। और जब मेरे पास स्वास्थ्य ही जब नहीं होगा, शिक्षा ही नहीं होगी, तो कैसा मानव विकास? तो यहाँ मानव विकास की बात हो रही है। अगर मानव का विकास नहीं होगा तो आपके देश का विकास कैसे होगा? जब स्किलफुल पर्सन नहीं पैदा होंगे इस देश में, किसी भी देश में, तो देश का विकास कहां से होगा? मतलब कि भले ही हम प्राकृतिक संसाधन के मतलब कि बल पर हम माने जाएं कि हम बहुत डेवलप हैं, लेकिन ये भी तो बहुत जरूरी है, स्किल का होना भी बहुत जरूरी है। ये संसाधन कब तक? उन संसाधनों को हम जो है उपयोगी संसाधनों के रूप में कब बदलते हैं? जब हमारे अंदर कोई जो है स्किल होती है। तो एजुकेशन भी तो बहुत जरूरी है, साक्षरता भी तो बहुत जरूरी है, और उसी प्रकार से स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है। अगर स्वास्थ्य ही नहीं होगा तो चाहे हम जितने ही स्किलफुल हों, और खराब स्वास्थ्य की वजह से वो हमारी जो स्किल है वो धीरे धीरे किसी काम की नहीं रह जाती है। तो आवश्यकता इस बात की है कि जो विकास हो वो तीनों स्तर पर हो। जैसे प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भी विकास होना चाहिए, साक्षरता के आधार पर भी होना चाहिए, और जीवन प्रत्याशा यानी कि स्वास्थ्य के आधार पर भी विकास होना चाहिए। बुक उठा के देखिए या अपने देश से बाहर निकलिए, पश्चिमी एशिया के जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां पर तो खनिज तेल के बहुत बड़े बड़े भंडार हैं, तब भी वो देश क्यों इतने डिस्टर्ब हैं? सोच के देखिए ना। क्योंकि वहां पर मानव का विकास नहीं हुआ है। मानव का विकास मतलब शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, उतना अच्छा नहीं है, इसीलिए वो मतलब कि वहां तो खनिज तेल तो है ही है, प्राकृतिक चीज है, लेकिन शैक्षिक स्तर पर वे सब पिछड़े हुए हैं। तो धन के बल पर वो आगे हैं। तो मानव विकास, और इस लेसन में जो बात होगी वो मानव विकास को लेकर के होगी। जब तक मानव का विकास नहीं होगा, आपके ये संसाधन बेकार पड़े रह मतलब कि बेकार पड़े रह जाएंगे। सऊदी अरब में तो बहुत सारा पेट्रोलियम होता है, कुवैत में तो बहुत सारा पेट्रोलियम होता है। क्या वहां पर मानव का विकास हुआ है? साक्षरता के मतलब कि जो होती शिक्षा, क्या उस आधार पर वहां पर विकास हुआ है? नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से मुद्दा यह है कि तीनों चीजों के आधार पर मतलब किसी भी देश को विकसित देश माना जाए। आते हैं टॉपिक पर, छोटा सा है, बात करते हैं डेवलपमेंट। विश्व बैंक का मापदंड क्या है? विश्व बैंक किस आधार पर ये मानता है कि कोई देश गरीब है, कोई देश क्या है, गरीब है? अमीर और गरीब किस आधार पर? मापदंड क्या है उसका? उसका जो मापदंड है विश्व बैंक का, यानी कि वर्ल्ड बैंक का, विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए, विभिन्न देशों का, यानी कि विभिन्न वर्गों से तात्पर्य है विभिन्न देशों का वर्गीकरण करने के लिए किसी देश की आय को प्रमुख मापदंड मानता है। यानी कि जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा वो सबसे ज्यादा धनी। ओके। लेकिन हमको यहां पर मतलब कि कहने का मतलब कि अगर पैसा ही सब कुछ है तो स्वास्थ्य और शिक्षा क्या उसके आगे बेकार है? तो विश्व जो बैंक है वो मानता है कि आय को ही मतलब कि प्रमुख मापदंड माना जाए। जिन देशों की आय अधिक है, जिन देशों की आय अधिक है, प्रति व्यक्ति आय, और इन सब को मिलाकर के राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम जितनी अधिक होगी वो देश उतना ही अधिक डेवलप माना जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए ले लीजिए, अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा है, और उसकी तुलना में हमारी प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। तो यानी कि हम मतलब कि कम विकसित हैं, विकासशील देश हैं, वो एक डेवलप कंट्री है।
इस प्रकार से समझना है हमको। तो विश्व बैंक ये समझता है, समझ जाता है। और जिस देश की प्रति व्यक्ति आय कम है वो देश उतना ही कम विकसित माना जाता है, यानी कि वो विकासशील या अविकसित देशों की श्रेणी में आता है, यानी कि अर्ध विकसित। विश्व विकास रिपोर्ट 2006 जिनकी 2004 में, ये 2006 में मतलब की रिपोर्ट जो है बनकर के तैयार हुई थी। ये एक आकलन लगाया जाता है, 1-2 वर्ष का समय लग जाता है, इसलिए 2004 का जो है से लेकर के 2006 तक में जो बदलाव आया है उस आधार पर यह रिपोर्ट बनी थी। तो उसमें बताया गया कि 2000 मतलब कि 4 में प्रति व्यक्ति आय $10,066 जो है प्रति वर्ष है, वे समृद्ध देश माने जाएंगे। ये विश्व विकास जो है एक रिपोर्ट कहती है कि जिनकी जो है प्रति व्यक्ति आय $10,066 थी, प्रति वर्ष की बात कर रहे हैं, वो देश किसमें माने जाएंगे? विकसित देशों में माने जाएंगे। ओके, प्रति वर्ष वे समृद्ध देश माने जाएंगे। और जिनकी आय $825 है, वे निम्न आय वाले देश माने जाएंगे। ये ऐसा विश्व बैंक का मापदंड है। तो विश्व बैंक अपना जो मापदंड लेकर के चल रहा है वो है क्या? आय, इनकम। उसके बाद आता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये सबसे मानक है, सबसे अच्छा जो मानक माना गया है वो इसी का है। ये मानता है कि मतलब कि 3 आधार पर हम किसी देश को विकसित देश मानेंगे। वे कौन कौन से मानक हैं? पहला है जीवन प्रत्याशा, जीवन के प्रत्याशा, कहाँ के लोग स्वस्थ हैं और सबसे लंबा जीवन जीते हैं। जीवन प्रत्याशा का मतलब यही होता है। तो जीवन प्रत्याशा जितनी अधिक होगी मानव विकास की दृष्टि से, वह देश उतना ही विकसित माना जाएगा। जैसे नॉर्वे ले लो आप, स्वीडन ले लो आप, फिनलैंड ले लो आप, वहां के लोगों की जीवन प्रत्याशा बहुत ज्यादा है, स्वास्थ्य का स्तर बहुत अच्छा है। और पूर्वी एशिया के देश में आप देखेंगे तो जो जापान है वहां की भी जीवन प्रत्याशा बहुत ज्यादा है, वहां के लोगों का स्वास्थ्य अन्य ये एशियाई देशों की तुलना में बहुत सुपर है, बेस्ट है। ओके, तो ये कह रहा है वह मानव विकास की दृष्टि से उतना विकसित माना जाएगा जितनी ज्यादा जीवन प्रत्याशा होगी। कहीं कहीं कम है, 60 साल ही लोग जीते हैं, कहीं 70, कहीं 80, तो कहीं 90, तो कहीं 100 साल। उसके बाद है साक्षरता की दर, जितनी अधिक होगी वह देश उतना ही विकसित माना जाएगा। तो इन सब में सबसे आगे जो है आपका नॉर्वे देश चल रहा है। वहां का शिक्षा का स्तर जो है सबसे अच्छा है, मानव का स्वास्थ्य भी सबसे अच्छा माना जाता है और प्रति व्यक्ति आय भी सबसे अच्छी है। अभी बात करेंगे हम लोग उस पर। उतना ही विकसित देश। तीसरा मापदंड क्या है? प्रति व्यक्ति आय। इन तीनों के आधार पर है ना 173 जो देश है उनमें 53 जो कंट्रीज हैं उनको प्रथम श्रेणी में रखा गया है, 84 कंट्रीज को जो है सेकंड श्रेणी में रखा गया है, दूसरी श्रेणी में सेकंड पेज में रखा गया है, और 27 देशों को तीसरी श्रेणी में रखा गया है। ये एक शुरुआती दौर का एक मापदंड है, लेकिन जो वास्तविक मापदंड है आपको लिख लेना है जीवन प्रत्याशा, ओके, यानी कि स्वास्थ्य का स्तर, ये भी कह सकते हो आप। और तीसरा है साक्षरता, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय। 1 2 3 इन 3 चीजों को आप याद कर लेंगे कि यूएनडीपी किस आधार पर यह मापदंड निकालता है, वो देश उतना ही डेवलप माना जाता है। उसके बाद है ऊर्जा के वर्तमान स्रोत कौन कौन से हैं भारत में, ये भी आपका जो है फर्स्ट लेसन में आता है। कोयला है, खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है, नेचुरल जल विद्युत, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस इत्यादि। इसका मैंने पिछला वीडियो बनाया है, उसको जाकर के आप लोग उसको देखें। वो ज्योग्राफी के अंतर्गत मैंने बनाया है, आप देख सकते हो, उस पर NCERT लिखा होगा। उसके बाद है धारणीयता का प्रयोग करते हुए। भारत में जो सबसे ज्यादा ईंधन के रूप में यूज किया जाता था, या अब तो नहीं उतना ज्यादा कर रहे हैं, जैसे कोयला सबसे ज्यादा यूज किया गया है शुरुआती दौर में, ओके, खाना बनाना
और रेल के इंजन चलना, विद्युत का उत्पादन, विद्युत उत्पादन सब कोयले से आज भी होता है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर अब नहीं होता है। खनिज तेल जानते हो, हमारे देश में अंकलेश्वर है, डिगबोई है, डिब्रूगढ़ है, बॉम्बे हाई है, इन सब जगहों पर तेल का उत्पादन होता है। लेकिन इन सब चीजों का हमको धारणीयता का प्रयोग करते हुए करना है यूज। धारणीयता का मतलब होता है सतत पोषण, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि हमको इन चीजों का, संसाधनों का इस कदर प्रयोग करना है कि आने वाली पीढ़ियां भी उसका भविष्य में इस्तेमाल कर सके। यही कहलाता है धारणीयता, सस्टेनेबल। उसके बाद आता है पर्यावरण में गिरावट के उदाहरण। जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, भूमि प्रदूषण है। पिछला वीडियो बना हुआ है, देख सकते हैं। जल प्रदूषण का कारण क्या है, सभी जानते हैं, कृषि है, कीटनाशक दवाइयां, औद्योगिकरण है, ये इनकी वजह से जल प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण तो जानते ही हो, सबसे ज्यादा उद्योगों, ईंट भट्टों की चिमनियों से निकलने वाला स्मोक, मोटर गाड़ियों से निकलने वाला स्मोक, और जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के माह में जब धान की कटाई होती है तो जो 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 एक्स्ट्रा मटेरियल मतलब जो निकलता है उसको जलाया जाता है, जिसकी वजह से आसमान में स्मोक तैयार हो जाता है। वो भी वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा रीजन माना जाता है। पूरा दिल्ली, हरियाणा, आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है उस धुंध में गुम हो जाता है। जो एयर क्वालिटी होती है वो बेहद गिर जाती है। उसके बाद है भूमि प्रदूषण। ओके, मृदा का जो निम्बीकरण हो रहा है वो कृषि की वजह से हो रहा है, वनों और डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो रहा है। तो ये सब जो कमियां आपको दिख रही हैं, ये कहीं ना कहीं देश के विकास को पीछे लेके जा रही हैं। देश के विकास में ये सब बाधाएं हैं, इनको हमको पार पाना होगा। हमारे देश में ऐसा नहीं कि कुछ नहीं होता, सब कुछ तो होता है मेरे देश में, तब भी हम क्यों नहीं एक डेवलप कंट्री बन पा रहे हैं। इसका रीजन ये है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार, करप्शन बहुत ज्यादा है। योग्यता वाले को कोई नहीं पूछता है, वो योग्यताएं देश के बाहर चली जाती हैं, जैसे अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, वहां चले जाते हैं। वहां जाकर के वो उन देशों के लिए काम करते हैं, तो वो देश आज हमारी बौद्धिक कुशलता के बल पर इतना आगे बढ़ गए हैं। तो हम कैसे अपना विकास करेंगे, कैसे हम अपना डेवलपमेंट करेंगे। सारे मिनरल्स हमारे देश में होते हैं। विश्व की सबसे उपजाऊ मृदा, उत्तर का विशाल मैदान हमारे देश में। वाई, क्यों हम इतना पीछे हैं। जापान में लौह अयस्क नहीं होता, वो हमसे मंगवा करके विश्व के सबसे बड़े बड़े जहाज बनाता है पानी के। हम क्यों नहीं बना पाते हैं। तो ये है टैलेंट की कमी, स्किल की कमी। तो हमें आवश्यकता इस बात की है कि हमको इन चीजों पर गौर करना होगा, भ्रष्टाचार, करप्शन को दूर करना होगा, सही को न्याय दिलाना होगा, तभी डेवलपमेंट होगा। विकास ऐसे ही होता है, प्रशंसा करके, चापलूसी करके ये नहीं चलना चाहिए। अपने देश में, दूसरे देशों में है, ऐसा नहीं है कि वहां पर नहीं है करप्शन, करप्शन है, लेकिन डेवलपमेंट की जब बात आती है तो वो कैसे इतना आगे निकल गए। यही रीजन है। हमारे देश में देखा जाए तो छोटे स्तर पर या वैवाहिक अवसरों पर आप देखते हो कि कितना बड़े पैमाने पर जो है ये मतलब कि पैसा बर्बाद होता है। लोग बैंकों से ऋण मतलब कि ऋण ले करके, खेतों को गिरवी रख करके उत्सव मनाते हैं, विवाह जो कार्यक्रम होते हैं उनको संपन्न कराते हैं। हो सकता है किसी को बुरा लग जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आप इन सब वजहों से पीछे हो जाते हो। बैंक जो है कर्जदार हो गए, आप कैसे अदा करोगे। लेकिन उस दौरान होता है कि प्रतिष्ठा की बात होती है कि मैंने इतना खर्चा किया, मैंने शादी में इतना दहेज दिया। दहेज लेना भी बुरा है और देना भी बुरा है, तो प्रतिष्ठा का सूचक बन गया है। भले ही हम कर्जदार हो जाएं, लेकिन सलामी हम देंगे तो बढ़िया दिखा करके। क्या मतलब है इन सब का, आप पीछे हो रहे हो। चुनाव के समय जो कर्ज माफी के बाद मतलब कि जो वादे होते हैं वो सब गलत हैं। कर्ज माफ कर देने से देश का विकास नहीं होता है, घाटा होता है, नुकसान होता है। लेकिन आप इस छिपे हुए तथ्य को समझिए, बैंक घाटे में चले जाते हैं। लोग कहते हैं कि देश तरक्की नहीं कर रहा है, विकास नहीं कर रहा है। यही सब मतलब कि रीजन है जो कर्ज लेकर के लोग अदा नहीं करते हैं। वो बाद में कैसे हो मैनेज हो, कर्ज, सरकार, चुनाव, माफी, इसी सब चलता रहता है। तो इन सब वजहों से देश का विकास रुका हुआ है। अब हम बात करते हैं
इन सब चीजों को लेकर के मानव विकास सूचकांक क्या है। ओके, मानव जो विकास सूचकांक है वो क्या है, HDI। यहां पर HDI होगा, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये किसने सबसे पहले बनाया था, आप इस पर बात करो। देशों का मानव विकास के आधार पर मापन किया जाता है। मानव विकास का किस आधार पर विकास हुआ है, वो मानव विकास सूचकांक के तहत होता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद है, इस सूचकांक को किसने बनाया था। सन 1990 में 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा ये बनाया गया। महबूब उल हक, ये उन्होंने बनाया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और विश्व का पहला मानव विकास सूचकांक कब प्रकाशित हुआ था, सन 1990 में प्रकाशित हुआ। तो महबूब उल हक और सन 1990 आपको याद रखना है, पाकिस्तान के थे। उसके बाद जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है मानव विकास सूचकांक में, उसकी बात करते हैं। सन 2020 वाली, 2020 वाली, ये जो रेशियो निकाला गया है वो 189 देशों के आधार पर निकाला गया है, जिसमें भारत को 131वां स्थान मिला हुआ है। 131वां, यानी कि हम पीछे जा रहे हैं। ओके, पहले 30 था, अब 31 हो गया है। उसके बाद बात करते हैं प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। इस सूचकांक के आधार पर मैं बता रहा हूं, प्रति व्यक्ति सकल जो राष्ट्रीय आय थी वो थी 6,681 मतलब कि डॉलर। क्रय शक्ति समता के आधार पर यह निकाला गया है। भारत का जो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है, ये इंपॉर्टेंट है, 6,681 डॉलर। उसके बाद बताया गया कि जैसे कि मैंने बताया था, जीवन के प्रत्याशा, मानव का स्वास्थ्य, यहाँ के लोग कितने वर्ष तक जीते हैं, एक एवरेज, एक औसत निकाला गया है। वो है भारतीयों की जीवन प्रत्याशा 69.7 वर्ष है। इतने वर्ष लोग, अधिकतर लोग जीते हैं। हो सकता है समय से पहले या हो सकता है 100 साल जी जाएं, लेकिन एक एवरेज जो निकाला गया है वो यही है, 69.7 वर्ष, यानी ईयर। उसके बाद है, इस मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन है, वो है नॉर्वे। देख लीजिए, नॉर्वे स्कैंडिनेवियाई कंट्री है जो पड़ता है यूरोप महाद्वीप के उत्तर में। कैपिटल है इसकी ओस्लो। उसके बाद क्रमशः जो है, फिर आयरलैंड का नाम आता है, फिर स्विट्जरलैंड का आता है। ये सब यूरोपियन कंट्री है। तो आपको याद कर लेना है कि प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, वो है नॉर्वे। ओके, यूरोप महाद्वीप का देश है। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ का देश है, तो बता सकते हो यूरोप कॉन्टिनेंट, सही नॉर्थ यूरोप में। उसके बाद बात करते हैं, मैं आपको बताना चाहता था कि हम अपने पड़ोसी देशों को भी लेकर के चलेंगे। हमारा स्थान तो 131वां जो है तय है, हमारे पड़ोसी देशों के क्या हालात हैं उस पर गौर करते हैं। भूटान का 129वां स्थान है, यानी कि हमसे अच्छे हैं, ये हमसे अच्छे स्थान पर हैं। हम तो इनसे पीछे होते चले जा रहे हैं, भूटान से। उसके बाद कुछ देश हैं जो हमसे बाद वाले हैं, जैसे बांग्लादेश 133 133वें स्थान पर है, नेपाल 142वें स्थान पर है, पाकिस्तान 154वें स्थान पर है, लंका जो है श्रीलंका हमसे अच्छे स्थान पर है, हमसे बहुत आगे है, वो 72वें स्थान पर है, 72 श्रीलंका सोचिए 72वें स्थान पर है, हमसे एक अच्छे स्थान पर। सोचिए, ये एक कह सकते हो कहाँ श्रीलंका, मैप उठा के देखिए, विश्वास नहीं होता ना। तो इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका 72वें स्थान पर है, चीन जो है 85वें स्थान पर है, 85th, यानी कि हमसे अच्छे स्थान पर है। ओके, उसके बाद मालदीव जो पड़ोसी देश है 95वें स्थान पर है, म्यांमार 147वें स्थान पर है, अफगानिस्तान 169 स्थान पर है। ये आप लोग अपने पड़ोसी देशों का जो स्थिति है मानव विकास सूचकांक में, वो जरूर लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का तो लिख ही लोगे। मैंने सोचा कि भारत के जस्ट पहले और जस्ट बाद वाले देश कौन से हैं, हम उस पर भी गौर कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है।
भारत 131वें स्थान पर है, राइट। इसके बाद भारत से ठीक जस्ट पहले कौन सा देश है जो 130वें स्थान पर है, जो कि हमसे अच्छे स्थान पर है, वो है नामीबिया। विंडहोक इसकी राजधानी है, नामीबिया विंडहोक। ये मध्य अफ्रीका देश में पड़ता है, ये अफ्रीकी देश है। सोचिए, नामीबिया हमसे आगे है, भले ही एक पायदान हमसे ऊंचे स्थान पर है, लेकिन सोचने वाली बात है। ओके, 130वें स्थान पर मतलब कि नामीबिया है। एक क्वेश्चन बन सकता है कि आसपास कौन से देश हैं, और लोग इस पर जो है गौर नहीं करते हैं, पहले स्थान पर चले जाते हैं, दूसरे तीसरे स्थान का पता कर लेते हैं। भारत का पता कर लेंगे, लेकिन भारत के आगे पीछे कौन से हैं वो भी तो जानो आप लोग। तो होंडुरास, टेगुसिगाल्पा ये इसकी राजधानी है, किसकी? होंडुरास की। तो होंडुरास 132वें स्थान पर है, 132 132वें स्थान पर। ये आप जरूर लिख लेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो विकास इसी आधार पर होना चाहिए। यूएनडीपी का जो मापदंड है, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, ये तीनों चीजों को लेकर के देशों को डेवलप और विकासशील या डेवलपिंग कंट्री मानना चाहिए। इस प्रकार से ये लेसन था अपना अंडरस्टैंडिंग वाला, मैंने बता दिया है बकायदा। आप लोग इसको एक दो बार देखें और जो है वीडियो को सब्सक्राइब करें और रिवीजन करते रहें। तो कैसा लगा वीडियो? मिलते हैं आपको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।